इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के इस सभागार उमंग सभागार में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन वर्ष 2026 के द्वितीय दिवस में इस द्वितीय सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पूर्व हमने चर्चा की भाषा और प्रौद्योगिकी भारतीय भाषाओं में सफल स्टार्टअप की, जिस सत्र का समापन हाल ही में हुआ। अब जो नवीन सत्र है, और मुझे लगता है कि छात्रों की संख्या भी इस बात को प्रेषित करती है कि इस सत्र में एक महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, अनुवाद नया परिप्रेक्ष्य विशेष संदर्भ अनुवाद और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। मैं इस सत्र का औपचारिक शुभारंभ करता हूं और आप सभी को इस तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे बीच जो आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर, मुख्य वक्ता के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर जो मानित सदस्य उपस्थित हैं, वह गरिमा का कारण रहे हैं, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे देश के विभिन्न संस्थान हो, चाहे सरकारी या गैर सरकारी संस्थान हो। उसमें आज के सत्र में हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर मंजू मुकुल काम्बले जी, जो मेरे गुरु भी रही हैं। निदेशक हैं हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय और प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। मुख्य वक्ता श्री बुद्धा चंद्रशेखर जी, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। विशिष्ट अतिथि के बतौर यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, जो पूर्व निदेशक हैं राजभाषा रेल मंत्रालय के। हमारे वक्ता हैं डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, जो भाषाविद और अनुवादक के तौर पर अपना विशिष्ट पहचान रखते हैं। संचालक के बतौर मैं डॉक्टर विवेक शर्मा। प्रबंधन देख रही हैं जो श्री आरुषि ठाकुर। सह संयोजक हैं शिवम, जो कि शोधार्थी हैं JNU। मेरा फोन दे दीजिए। इस सत्र की गरिमा में वृद्धि और संवर्धन कर रही हैं प्रोफेसर मंजू मुकुल काम्बले जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और एक वरिष्ठ शिक्षाविद विदुषी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। आपने हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा अर्जन किया। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, अनुवाद अध्ययन के क्षेत्र में आप विशिष्ट हस्ताक्षर रही हैं। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व न केवल राष्ट्रीय मंचों पर बल्कि अखिल भारतीय वैश्विक स्तर पर भी किया है। आपसे मार्गदर्शित हो अनेक विद्यार्थियों ने अपने भविष्य की योजनाओं में शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में और अनुवाद के क्षेत्र में अपने भविष्य को निर्मित किया है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में न केवल कई नवीन स्तरों पर अनुवाद के क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है, बल्कि उसमें संवर्धन का कार्य भी किया है, जो कि बेहद सराहनीय है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी कर आपने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय सावित्रीबाई फुले अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। आपने शिक्षा और स्त्री सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। मैं इस बात के साथ, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, मैं इस बात के साथ ये अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा आपके सम्मान में कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब सम्मानों से सम्मानित किया जाता है व्यक्ति को, लेकिन बहुत सम्मान ऐसे होते हैं जो व्यक्तित्वों से सम्मानित होते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा कि अपनी वाणी से हमें मार्गदर्शित करें। इससे पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण जो औपचारिकता है, उसमें हम सम्मान स्वरूप उन्हें दुशाला भेंट करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आदरणीय प्रोफेसर मंजू मुकुल काम्बले जी अपनी वाणी से हमें मार्गदर्शित करें। बहुत धन्यवाद विवेक। आदरणीय मंच, बुद्धा चंद्रशेखर जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, मोहन बहुगुणा जी और सभागार में उपस्थित नीलम जी
और अन्य साथी और विद्यार्थीगण, शोधार्थीगण, जब मेरा परिचय विवेक पढ़ रहे थे तो ध्यान मेरा इस बात पर था कि मेरे विद्यार्थी के उद्गार साथ साथ बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बात अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो रही थी क्योंकि अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। बहुत अच्छा विषय आज चुना गया है, अनुवाद का नया परिप्रेक्ष्य, अनुवाद और प्रौद्योगिकी है ही। अनुवाद को पढ़ते पढ़ाते हुए अनुवाद के बहुत सारे परिप्रेक्ष्य, बहुत सारे आयाम खुलते चले जाते हैं। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि विजय कुमार मल्होत्रा जी की पुस्तकें हम तब से देख रहे होते थे जब हमने अनुवाद पढ़ाना शुरू किया था, और बुद्धा चंद्रशेखर जी का उल्लेख लगातार मैं बहुत सारे मंचों से सुन रही थी, उनके काम की बहुत सराहना भी सुन रही थी और स्वयं भी बहुत प्रभावित थी। और आज ये अवसर मुझे मिला कि मैं उनके साथ ये मंच साझा करूंगी और मैं स्वयं उत्सुक हूँ उनकी बातें सुनने के लिए। मोहन बहुगुणा जी मेरे साथ हैं और एक अच्छा मौका है। दरअसल अनुवाद और प्रौद्योगिकी को लेकर, अनुवाद और तकनीक को लेकर मेरे साथ जो विशेषज्ञ ये मंच साझा कर रहे हैं वो बहुत तकनीक को लेकर, पूरे इतिहास को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर, क्या सॉफ्टवेयर डेवलप हुए उनको लेकर बड़ी लंबी चर्चाएं करेंगे। मैं बात को एक अलग संदर्भ से लेकर चलना चाहती हूँ। दरअसल हमारा देश 2047 में विकसित भारत होने का सपना अपने मन में लेकर चल रहा है, और ये जो सपना है इसके साथ कई कई जिम्मेदारियां साथ साथ चल रही हैं। दरअसल यदि हम देखें कि कौन से देश विकसित देश हो पाते हैं, तो विकास के रास्ते में भाषा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि विकसित राष्ट्र होने से पहले हमें विकसित समाज होना होगा, और विकसित समाज होने के क्या लक्षण हैं इस पर सोचना होगा। क्योंकि और जब ये सोचने की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम सब जानते हैं कि ज्ञान के आदान प्रदान से, ज्ञान के साझापन से नवोन्मेष और नवाचार जन्म लेता है। और ये जो नवोन्मेष और नवाचार है, यही विकसित समाज के समानांतर चलने वाली एक ऐसी चीज़ है जो समाज को और अधिक मजबूत बनाता है ज्ञान के स्तर पर। क्योंकि भाषा ज्ञान के आदान प्रदान का आधार है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ये ज्ञान केवल सूचना नहीं है। जब हम विकसित समाज की बात करते हैं तो विकसित समाज सूचना समाज से बहुत आगे की चीज़ है। ये ज्ञान अनुभव का हिस्सा होता है। ये ज्ञान हमारे रोज़मर्रा के जीवन प्रक्रिया का भाग होता है। तो उस नाते जब हम भाषा पर बात करते हैं और भाषा के साथ ही फिर जब अनुवाद की तरफ हम आएंगे तो उसके बीच तकनीक की क्या भूमिका है, इस पर हम सबका ध्यान अवश्य जाए, जिस मुख्य मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वस्तुतः इसी बात को जब मैं और जोड़ूंगी आगे चलकर शिक्षा के साथ, तो शिक्षा के विषय में शिक्षा के बारे में ये कहा ही जाता है ना, शरीर, मन और आत्मा तीनों का एकाकार रूप है, तभी हम कहते हैं कि हम शिक्षित हैं। सिर्फ जानकारी हमें शिक्षित नहीं बनाती है। तत्कर्म यन्न बंधाए सा विद्या या विमुक्तये। विद्या हमें हमारे बंधनों से मुक्त करती है। और बंधन क्या है हमारे? बंधन
हमारे ही मन के भीतर चलने वाली ऐसी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और लंबे समय तक भाषा एक ऐसा बंधन बनती हुई दिखाई दे रही थी। इस विषय को थोड़ा सा और खोलूंगी। दरअसल जब हम समाज भाषा वैज्ञानिकों की तरफ देखते हैं तो ये कहते हैं, क्योंकि वो बात जुड़ रही है विकसित समाज के साथ और विकसित राष्ट्र के साथ, उनका ये विचार रहा कि वो देश जो एक भाषी राष्ट्र हैं वे विकास की गति पर तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाषा के स्तर पर सब एक दूसरे के साथ एक साझा अनुभव लेकर चलते हैं। यही हम सब जानते हैं, भाषिक समुदाय की एक संकल्पना मौजूद है। और कुछ अन्य भाषा वैज्ञानिक, समाज भाषा वैज्ञानिक ये मानते रहे कि वे राष्ट्र जो बहुभाषिक हैं वे विकास के रास्ते पे थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाषा के स्तर पर एक विभाजन की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन भारत एक विलक्षण उदाहरण बनता चला जा रहा है। भारत के पास अपनी जो भाषिक समृद्धि है, उस भाषिक समृद्धि का उपयोग आज जब हम तकनीक के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं तो उसका एक नया आयाम, एक नया परिप्रेक्ष्य जन्म ले रहा है। दरअसल यहाँ एक बात और जोड़ूंगी। तकनीक ने हमारे भीतर वही जो बात हुई ना कि हम अपने बंधनों से मुक्त हों, और वो जो हमारे अपने बंधन थे वो भाषिक साझेदारी वाली बात थी। और ये जो भाषिक साझेदारी है इसमें अनुवाद बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, निभा रहा है। आज से कई वर्ष पहले जब हम बात करते थे अनुवाद की संभावनाओं पर, तो ये बात हर बार उभर कर आती थी कि वो कौन से ऐसे देश हैं जो दुनिया के समग्र ज्ञान भंडार को अपनी भाषाओं में तुरंत ले आते हैं। और ये वही देश थे जो विकास के रास्ते पर तेज़ गति से आगे बढ़ने का सपना अपने मन में लिए हुए थे। अब उदाहरण मैं उन देशों का क्या दूंगी, आप सबकी जानकारी में है। ये देश अपनी भाषाओं में काम कर रहे थे और दुनिया भर की जितनी जानकारियां थीं वे सब वो अपनी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराते थे। भारत में आज ये संभव हो गया है और उसके लिए भारत ने जो एक नए रास्ते को चुना है वो रास्ता है तकनीक का। अभी हमारी चर्चा हो रही थी बुद्धा चंद्रशेखर जी के साथ, और मैं इनको बार बार धन्यवाद दे रही थी अनुवादिनी एआई टूल के लिए कि इसने एक ऐसा क्रांतिकारी काम कर दिया है जिससे जो हमारा भाषिक कहीं वही बंधन, भीतर की संभावनाएं हम तभी तलाशते हैं जब हम स्वयं अपने आप को अंदर से सशक्त और मजबूत करते हैं। और भाषा यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम स्वयं, भाषा हमारी पहचान है, भाषा हमारी अस्मिता है। और यदि हम सहज महसूस करते हैं कि हमारी भाषाओं में हमें दुनिया भर की जानकारी, हमें हर उस क्षेत्र की जानकारी जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं वह सहजता से उपलब्ध हो जाएगी, तो हमारे भीतर का आत्मविश्वास एक अलग स्तर का होता है। इसे हम आंतरिक ताकत कहते हैं, इसी को हम आत्मविश्वास कहते हैं ना, कि आत्म पर विश्वास। और इस आत्म में, इस स्वत्व का बहुत ज़रूरी हिस्सा है भाषा। और जब हम ये देखते हैं कि भाषा, हम अपनी भाषा में सभी जानकारी को, सभी प्रकार के ज्ञान को बहुत सहजता से हासिल कर सकते हैं, तो वहाँ हमारे भीतर का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। तो दरअसल अनुवाद का जो नया परिप्रेक्ष्य निर्मित हो चला है तकनीक के साथ, इससे हमारी वो जो गति है वो बहुत, हम बात करते रहे तमाम सॉफ्टवेयर्स की,
हम सारा इतिहास जानते हैं, हमने सब कक्षाओं में तो हम इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं कि वे सारे टूल्स, कि किस तरीके से पार्सिंग होगी, किस तरीके से ट्रांसलेशन होगा, किस तरीके से जनरेटर काम करेगा, ये सारे स्टेप्स। लेकिन आज जो AI टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब ट्रांसलेशन जुड़ गया, तो वास्तव में वहाँ जो वो अर्थ ग्रहण और बोधन की प्रक्रिया थी, वो ठीक वहाँ तक पहुँचा है। यह मैं थोड़ा सा लेकर आना चाहूँगी साइकोलिंग्विस्टिक्स को भी, मनोभाषा विज्ञान। क्यों? क्योंकि आप अर्थ ग्रहण अपनी भाषा में करते हैं। आप जब अर्थ ग्रहण कर रहे होते हैं तो तमाम संदर्भों के साथ आप अर्थ ग्रहण करते हैं। यहाँ जो मानव मस्तिष्क है, उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है, उसका जो कॉग्निशन है, वो जब भाषा में आएगा, वहाँ आप बोधन की प्रक्रिया से गुजर ही तब पाएंगे जब आप जो बातचीत कर रहे हैं उसमें सहज महसूस कर रहे होंगे। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे ध्यान है 2014-15 के आसपास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मेरा एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था और मैं मीडिया और ट्रांसलेशन पे काम कर रही थी। और उस समय हम टूल के रूप में देखते थे सर गूगल पिक्सल बड्स, और वो लगता था कि ये एक ऐसा टूल है, यदि ये हमारी भाषाओं में उपलब्ध हो गया तो कितना क्रांतिकारी होगा, समाज बदल देगा। क्योंकि हमारे विद्यार्थी, हमारी युवा पीढ़ी जो सिर्फ चंद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु यहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो गांव देहात में भी है, उसके पास क्षमताओं की कमी नहीं है, उसके पास नवोन्मेष और नवाचार की कमी नहीं है। वो सोचता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पिछड़ता है सिर्फ भाषा के ही स्तर पर। और यदि उस तक ये टेक्नोलॉजी अपनी भाषा में पहुंच गई तो आप सोचिए कि देश वहाँ से बढ़ेगा आगे जहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अड़चन सिर्फ भाषा की है। तो वहाँ से जब देश ने करवट बदली है तो गूगल पिक्सल बड्स तो अनुवादिनी ने बहुत पीछे छोड़ दिया। अब तो एक ऐसी स्थिति आपके सामने है कि आप बोलिए और आपकी भाषा में वो तुरंत ट्रांसलेट करके दूसरे को दूसरी भाषा में सुना देगा। तो सर से अभी हम उन सारी जानकारियों को हासिल करेंगे ही करेंगे, पर वास्तव में ये बहुत उत्साहित करने वाली स्थिति है। अब हम उस स्थिति में नहीं रह गए हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो मानव मस्तिष्क की उस पूरी संरचना के साथ जुड़ रही है, जहां आप बोधन भी ग्रहण कर रहे हैं, जहां आपकी कल्पना है, जहां आपकी सृजनात्मकता है, जहां आप विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। आप किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते हैं। मनुष्य करता क्या है, सेकंड के कई हजारवें हिस्से में हम विश्लेषण करते हैं। हम सिर्फ पुस्तकें पढ़ते नहीं, हम चेहरे भी पढ़ते हैं। हम कायिक विश्लेषण करते हैं, अनुभाव, व्यभिचारी, ये सब पढ़ते हैं हम, और ये हमारा दिमाग पढ़ता है। और उस गति से जब मशीन काम करने लगती है तो आप सोचिए कि हमारे जैसे राष्ट्र के लिए वो कितनी ताकत देने वाली स्थिति है कि हम अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को उस समाज तक ले जाने की क्षमता अब रखते हैं जो अपनी भाषा में सोचना समझना चाहता है। हमारी भाषाएं समृद्ध हैं। भाषाएं समृद्ध कैसे होती हैं? भाषाओं की समृद्धि सीधे जुड़ी हुई है राष्ट्र के साथ, अपने भाषिक समुदाय के साथ, अपने भाषिक समुदाय के साथ। हम लैंग्वेज कम्युनिटी की बात करते हैं। और भाषा मजबूत और कमज़ोर नहीं होती है। मजबूत और कमज़ोर तो होता है भाषिक समुदाय। भाषा उतनी ही मजबूत होगी जितना भाषिक समुदाय मजबूत होगा।
तो जब बात होती है भारतीय भाषाओं की, तो भारतीय भाषाएं कमज़ोर हो कैसे सकती हैं जब भारतीय समाज अपनी समृद्धि, अपनी ज्ञान परंपरा के स्तर पर, अपने ज्ञान के विस्तार के स्तर पर उतना ही समृद्ध है, उतना ही मजबूत है। और ज्ञान और विद्या, विद्या की जब बात होती है तो वास्तव में विद्या है क्या? कौशल है। विद्या जानकारी, ज्ञान और कौशल का मिला जुला रूप है। और यहाँ इस कौशल को जब अनुवाद के साथ जोड़ते हुए हम तकनीक के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि ये बदलता हुआ भारत अब और बदलाव के लिए तैयार है। अब हम अनुवाद को सिर्फ कागज़ और कलम पर नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त स्थिति है। केवल कागज़ और कलम पर अब अनुवाद नहीं हो रहा है, अब अनुवाद सीधे आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहा। मुझे लगता है कि सर तो उन सारे AI टूल्स पे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो माने बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बायो हैकिंग की बात हो रही है। आपके शरीर में ये टूल्स प्रवेश कर जाएंगे। तो जब ये आपके शरीर में ये टूल्स प्रवेश कर जाएंगे तो आप सोचिए कि आपके सामने भाषा किसी भी तरह की चुनौती नहीं बनने वाली है। तो इस तरीके से मैं बहुत आशान्वित हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि हमने ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन कर रहे हैं, तो भारतीय भाषाओं का ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है जिसको हमने चुना। और इस संदर्भ के साथ जब हम अनुवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बात सिर्फ अनुवाद की नहीं हो रही है। इसीलिए बात ये होगी कि जब अनुवाद के क्षेत्र में भी आपको बढ़ना है, तो आपको तकनीक का हाथ पकड़ के अब आगे बढ़ना होगा। अब पढ़ने और पढ़ाने के तरीके बदलने चाहिए। अब जब देश बदल रहा है तो सोच भी बदलेगी। सोच बदलेगी तो पढ़ने पढ़ाने के तरीके बदलेंगे, हमारी कक्षाएं बदलेंगी, हमारे शिक्षक बदलेंगे, क्योंकि विद्यार्थी तो बदल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत मजबूती से तकनीक खड़ी हुई है। तो मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत उत्साह है इस बात का कि हम प्रौद्योगिकी के साथ जब अनुवाद और अनुवाद के साथ जब भाषाओं को जोड़ेंगे, तो एक नया विस्तार हमारे भाषिक समुदायों का और बढ़ेगा। आपने मुझे सुना और ये मंच मुझे प्रदान किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक आभार अभिव्यक्त करते हैं हमारी मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ प्रोफेसर मंजू मुकुल कामले जी के। अग्रिम मुख्य वक्ता हैं श्री बुद्धा चंद्रशेखर जी, जो कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबंधित हैं। मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम एक संक्षिप्त परिचय से पूर्व उन्हें दुशाला भेंट करें हमारे साथी सह संयोजक शिवम जी। जैसा कि विदित है कि श्री बुद्धा चंद्रशेखर जी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबंधित हैं। वह प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और शिक्षण क्षेत्र के अनूठे संगम के रूप में जाने जाते हैं। वह उन्नत प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने 180 से अधिक प्रौद्योगिक आधारित प्रणालियों में अपनी विशेषज्ञता रखी है। भाषा अनुवाद परियोजना भारतीय ज्ञान प्रणाली का वह नेतृत्व कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के छात्रों से संबंधित अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों, अनेक प्रकार के प्रोत्साहनों में उन्होंने अपना विशेष दखल रखा है। उन्होंने सॉफ्टवेयर, IT, शिक्षा, स्मार्ट सिटी जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में शहरी विकास, वित्त, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और दूरसंचार क्षेत्रों में उन्हें व्यावहारिक अनुभव रहा है। प्रशासनिक क्षेत्र का उन्हें एक विशिष्ट ज्ञान है। उनका मुख्य उद्देश्य ग्राहक आधार, लाभ मार्जिन बढ़ाना और परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। साथ ही उन्होंने व्यावसायिक दर्शन के अनुरूप अनेक प्रकार की नीतियों को कार्यान्वित किया है और वो इस क्षेत्र में अग्रसरित भी हैं।
आपने अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधित्व के तौर पर 6 वर्ष बिताए हैं और भारत को एक उन्नत मार्ग की ओर अग्रसरित किया है। मैं काफ़ी गौरव के साथ इस बात को साझा करना चाहूँगा कि बुद्धा चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं और वह अब अपनी वाणी से हमें मार्गदर्शित करेंगे। थैंक यू। नमस्ते टू ऑल। मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी। आप सब लोग को पता पूरा विश्व में कितना पुस्तक है? किसी को पता है? पूरा विश्व में 180 मिलियन बुक्स है, उसमें 95% बुक्स इंग्लिश में लिखा गया। So in this digital world, the entire content is written in English. तो आप टेक्नोलॉजी लीजिए, आप साइंस लीजिए, आप बायोलॉजी लीजिए, आप केमिस्ट्री लीजिए, आप फिजिक्स लीजिए, आप आर्ट्स लीजिए, कल्चर लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, एवरीथिंग इज़ रिटन इन इंग्लिश। बट हमारा देश का प्रॉब्लम ये है कि 85% to 90% लोग भारतीय भाषा यूज़ करते, क्योंकि अभी मैं खुद तेलुगु मीडियम में पढ़ के आया हूँ। तो अब जब मैं डिप्लोमा में फ़र्स्ट टाइम मैंने इंग्लिश बुक देखा था, तो मैं तो इतना डर गया कि क्योंकि मेरा क्लास में सबने पहली बार देखी इंग्लिश बुक, तो लकीली मैंने तो रट्टा मार दिए। बट मेरा क्लासरूम में मुझे क्या समझ में आया कि मेरे से भी एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, वो सब फेल हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। तो ये लैंग्वेज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये कंटिन्यू होते आ रहा है बहुत साल से। इसीलिए हमारा देश आप देखेंगे, इंग्लिश जब डोमिनेशन पे आने के बाद ना, हमारा देश डेवलप्ड नेशन से, विकसित भारत से पीछे हट गए। अब हम लोग डेवलपिंग नेशन इसलिए बन गया कि लैंग्वेज बैरियर बीच में आ गया था, क्योंकि हमारा कितना कल्चर है, कितना रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है, ये पूरा तालपत्र ग्रंथ के अंदर रह गए। तो संस्कृत माध्यम में है, भारतीय भाषा में माध्यम में है, बट पूरा वर्ल्ड पूरा इंग्लिश माध्यम में चला गया। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस इन द करंट डिजिटल वर्ल्ड। तो अब ये गैप को कैसे फिल करें, क्योंकि इतना पुस्तक आपके सामने है, सो टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप कर सकते हो। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था अमेरिका में, हमारा गूगल, आप कभी भी गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया क्या? तो जब आप गूगल को इंडियन भाषा का कोई बुक देंगे ट्रांसलेट करने के लिए, अर्ध अनर्ध हो जाता पूरा। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व में टूल्स कितना है, ये आप ओपन एआई लेंगे, चैट जीपीटी लेंगे, आप ग्रॉक लेंगे, और एनी टूल, यू नेम इट, ऑल दिस टूल्स आर बिल्ट बेस्ड ऑन अ लैटिन स्क्रिप्ट्स। एक्चुअली पूरा विश्व में 2 तरीक़ा की लैंग्वेज है, हम लोग अलग अलग सोच विचारधारा से उसको बोलते हैं, बट द वे वी प्रोनाउंस इज़ डिफरेंट, बट देर आर ओनली 2 लैंग्वेजेस। वन इज़ अ वर्ड ड्रिवन लैंग्वेज, वो वर्ड के हिसाब से उधर सेंटेंस आता है। दूसरा सेंटेंस ड्रिवन लैंग्वेज। एग्जाम्पल आप इंडियन लैंग्वेज लेंगे, ये पूरा सेंटेंस ड्रिवन है। आप चाहिए तो हिंदी का एक सेंटेंस लीजिए, उसको उल्टा करके देखिए, उसका अर्थ ऑलमोस्ट सेम आता है। आप इंग्लिश सेंटेंस कभी उल्टा करके पढ़े क्या? उसका मीनिंग ही नहीं रहता कुछ। क्यों? क्योंकि वो वर्ड ड्रिवन लैंग्वेज है। हमारा देश का भाषा सेंटेंस ड्रिवन है। इसलिए जब आप गूगल में ट्रांसलेट करते हो, पूरा अर्ध अनर्ध इसलिए हो जाए, गूगल का कुछ गलती नहीं है। गूगल ने वर्ड बेस्ड, वर्ड ड्रिवन ट्रांसलेशन टूल बनाया, बट हमारा देश के लिए चाहिए सेंटेंस ड्रिवन ट्रांसलेशन टूल। आप ये भी सोच सकते हो कि ये क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये पूरा अमेरिका गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर से। आप देखेंगे एग्जाम्पल, कभी भी आपके पास, सब लोग के पास मोबाइल फ़ोन्स है ना, आपने कभी देखा उसमें कीबोर्ड किसका है? वो कीबोर्ड इधर गूगल का नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का है। इसका मतलब क्या है? ट्रंप जी उधर बैठ के, अभी रात हो रहा, मे भी सो गया रहेंगे, फिर भी वो पूरा देख लेते कि आप कभी भी इधर बताया कि मैं अभी इधर इग्नो आ गया हूँ, इधर एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा के ये हो रहा है, ऐसा मैं उस पर जा रहा हूँ, इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन वो कैप्चर करके डाइसन स्लाइस करते। जब मैं अमेरिका गवर्नमेंट के लिए काम किया तो हम लोग यही करते थे। तो हम लोग क्रिमिनल को ट्रैक करते थे मैडम। तो क्रिमिनल आके हमें पूछता था, साहब आप ये तो बताओ, आपको कैसा पता चला मैं इसके साथ?
उसको ये पता नहीं है कि उसके पॉकेट के अंदर क्रेडिट कार्ड के अंदर चिप है ना, उससे भी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते। वो कोई भी जगह रहने दीजिए, उसका फ़ोन पे एनीथिंग यू टाइप इन योर फोन, दिस इंफॉर्मेशन गोज टू देम इन इंग्लिश। तो अब इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में हमें ये एक ऐसा टूल्स हमारा देश का बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। उसमें पहला चीज़ ये है कि ज्ञान भंडार पूरा इंग्लिश में रहेगी, एंड द सेकेंड हाईएस्ट कंटेंट इज़ इन फ्रेंच, द थर्ड कंटेंट इज़ इन चाइनीज़। आपको पता लास्ट ईयर में कितना पुस्तक पब्लिश हुए पूरा विश्व में? नॉट इवन 1% इन हिंदी। बाकी भारतीय भाषा तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया में 95,000 के ऊपर पुस्तक प्रिंट हुए लास्ट ईयर में। आपको पता है इसमें कितना पुस्तक हिंदी का? आप हिल जाएंगे, ऑलमोस्ट इंडियन ऑथर्स राइट इन इंग्लिश। अब ये 85% लोग को इंग्लिश नहीं आता, एंड हमारा ऑथर्स पूरा लिखते पुस्तक इंग्लिश। आपको नहीं लगता कि हमें एक ऐसा ट्रांसलेशन टूल चाहिए, ये पूरा पुस्तक को हमारा भारतीय भाषा में हमें एटलीस्ट पढ़ने का एक मौका तो दे। ज्ञान मिलने के लिए पहले तो वो हमारा भाषा में रहना चाहिए ना। ये अनुवादनी, बस और कुछ नहीं। अब ये अनुवादनी हमने ऐसा बनाया कि आप कोई भी पुस्तक लेंगे, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, 87 फॉरेन लैंग्वेजेस हमने बिल्ड किए इसमें। समझिए कोई जर्मन में एक अच्छा सा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आर्टिकल है, आप उसको आपका भाषा में समझना चाहते हो तो जर्मन से आप ले लेंगे, डच से ले लेंगे, फ्रेंच से ले लेंगे, इंग्लिश से, स्पेनिश से, ऐसा करके 87 लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस से एक्सेप्ट कर लेता, उसको 22 भारतीय भाषा में ट्रांसलेट कर लेता। बट कुछ टाइम पे ऐसा भी हुआ कि बहुत बढ़िया पुस्तक मराठी में भी लिख के है, एक्स्ट्रॉर्डनरी बुक्स। कल मैं गोवा में था तो कोंकणी में चाहिए वो लोगों को, तो एक ऑथर ने बहुत बढ़िया सा पुस्तक लिखा मराठी में, बट ये गोवंस को कोंकणी में चाहिए, तो हमने उसको मराठी टू कोंकणी में ट्रांसलेट किया। इसका मतलब 22 इंडियन लैंग्वेज में कोई भी भाषा में आप लिखेंगे, ये दूसरा भारतीय भाषा में भी ट्रांसलेट कर लेगा। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, आई एम इंक्लूडिंग इंग्लिश ऑल्सो एज अ फॉरेन लैंग्वेज, सो ये 87 फॉरेन लैंग्वेजेस को भी भारतीय भाषा में ट्रांसलेट। बट कैसा ट्रांसलेट करेंगे उसमें भी आप देखेंगे बेटी, आप बाहर जाके उधर पुस्तक है, एक पुस्तक बाहर, इफ यू सी पुस्तक देखेंगे ना, सब पुस्तक कैसे लिखते हैं वो भी बहुत अजीब सा कॉम्प्लिकेशन है उसमें। आप देखेंगे नॉर्मली आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो, आप MS वर्ड में लिख देते हो, वो किसी को भी दे सकते हो, बट आप पुस्तक देखेंगे ना, कभी भी पुस्तक इंडिज़ाइन में लिखते हैं लोग। अभी एग्जाम्पल ये पुस्तक है, आपको लगता है ये पुस्तक MS वर्ड में लिखा है ना? ये पुस्तक आप क्या करते हो एज एन ऑथर? एग्जाम्पल सर ऑथर है, सर बहुत पुस्तक लिखे, तो वर्ड में लिख देते साहब। ये जाता है DTP ऑपरेटर के पास, हु यूजेस ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड InDesign और Corel Draw Ventura। उसके बाद समझिए इसमें कोई इमेज डालना है, एग्जाम्पल इसमें इमेज है ना, ऐसा इमेज बनाना है, तो ये इमेज वापस फोटोशॉप करके एक सॉफ्टवेयर में उसमें जाके बनता है। उसके बाद ये पूरा सेट करते हैं। आपको लगता रहेगा कि मैं MS वर्ड में करके सीधा प्रिंट कर दूं, क्या है प्रॉब्लम ये है कि MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग, आई डोंट वांट टू गो मोर टेक्निकल, बट वो सिंपल सरल भाषा में वो उसका ताकत ये नहीं है कि बड़े बड़े प्रिंटर में ऐसा पुस्तक ये हाई लेवल क्वालिटी का प्रिंट दे सके। जब आप प्रिंट करेंगे ना वर्ड का, आप देख सकते हो वो नॉर्मल प्रिंट है, वो ऐसा वाला प्रिंट नहीं दे पाएगा। ये देखिए इसका कलर है ना अलग रहता है। आई डोंट वांट टू गो मोर टेक्निकल, इसका बहुत टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि आप जब पुस्तक लिखते हो ना, वो पुस्तक किसी के पास जाता, वो ऐसा प्रिंट रेडी वर्जन में करता है। इसका मतलब एक पुस्तक आपको 200 पेज का लिखने के लिए 1-1.5 साल लग जाता है। अब सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसके ऊपर भारतीय भाषा में लिखने का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप MS वर्ड में जाएंगे लिखेंगे किसी भारतीय भाषा में, इसलिए ज़्यादा लोग लिख नहीं पा रहे पुस्तक। बट बहुत लोग का मन में है कि पुस्तक लिखे, बट हमारा भाषा में, उसका खुद का भाषा में, मातृभाषा में, बट लिख नहीं पा रहे। तो इसलिए अनुवादिनी ने क्या किया, 2 चीज़ किए। पहला, एग्जिस्टिंग कितना पुस्तक है उसको भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करे, वो एक असाइनमेंट है। बट मैं खुद ये मानता हूँ कि दूसरा को विचार लेके ट्रांसलेट करके पढ़ने से अच्छा है कि हमारा खुद का पुस्तक लिखे।
बट लिखने के लिए व्यवस्था है ही नहीं। तो इसलिए अभी हमने अनुवादनी प्रिंट करके एक ऑनलाइन पे लिख दिया, क्योंकि ये 5 सॉफ्टवेयर आप खरीदेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। दूसरा ये है कि इनडिज़ाइन सॉफ्टवेयर आपको लोड करने के लिए, क्योंकि कभी आपने किया नहीं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको 2 लाख रुपए का, मिनिमम 2 लाख रुपए का लैपटॉप चाहिए। आपका घर पे नॉर्मल लैपटॉप है ना, उसमें आप वो इनडिज़ाइन फाइल लोड भी कर नहीं पाएंगे, इतना हेवी लिफ्टेड सॉफ्टवेयर से, क्योंकि वो एज ए सेड इट्स अ प्रिंट बेस्ड सॉफ्टवेयर, वो वर्ड बेस्ड नहीं है। वर्ड बेस्ड के एग्जांपल MS वर्ड, PPT, वो सब। सो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अब हमने व्यवस्था ऐसा बनाया कि ऑनलाइन पे पूरा काम हो जाए, ताकि आप कुछ डाउनलोड नहीं करेंगे, एक वेबसाइट कैसा एक्सेस करते वैसे जाके लॉगिन कर लेंगे, आप ऐसा पुस्तक पूरा आपका मातृभाषा में लिख सकते हो सीधा। ये जब प्रिंट करेंगे एग्जैक्टली ऐसा प्रिंट पुस्तक आपके सामने आ जाए, क्योंकि ये पूरा विश्व में ऐसा व्यवस्था किसी ने बनाया नहीं। दूसरा ये है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करना पड़ रहा है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। लाइसेंसिंग इज़ अगेन अनदर वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन थिंग। सो ये सब हटा के हमने ये एक व्यवस्था बना दिया, ताकि आप जाके कोई भी पुस्तक आपका खुद का लिख सकते हो। आपको ये भी डाउट आया रहेगा, मैं गूगल ट्रांसलेटर पे, ChatGPT में जा पे क्यों ना करूँ। एक्चुअली लार्ज लर्निंग मॉडल आप आजकल सुन रहे हो ना, ये मॉडल के बारे में, GPUs के बारे में, उसके बारे में एक लाइन में मैं सिंपल सरल भाषा में समझा दूंगा आपको क्या है प्रॉब्लम। एक आदमी का मिशन का क्या है फ़र्क, बहुत सिंपल है फ़र्क। एक मिशन क्या सोचता है कि, समझिए मैंने बताया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली ये 2 लेके नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर लेता कि नेक्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए। ये प्रेडिक्टिव टेक्स्ट प्रेडिक्टिव मॉडल से ये सब, तो ये प्रेडिक्ट करते नेक्स्ट क्या आना चाहिए, मैंने क्या इनपुट ऑलरेडी दिया उसके हिसाब से नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करके ले लेता है। बट आदमी ऐसा सोचता है क्या? आदमी कभी भी ऐसा नहीं सोचता। आदमी का इसका प्रॉब्लम ये है कि मिशन थिंक्स ऑन अ प्रेडिक्टिव वे, ह्यूमन थिंक्स ऑन अ थॉट वे। हम सोच विचार के हिसाब से सोच के बोलते। एग्जाम्पल एक सिंपल सरल भाषा में आपको बताऊँ, कैट कार, मिशन को लगता है ये दोनों बहुत नज़दीक है, ये दोनों नज़दीक है क्या? कैट अलग है, कार अलग है, बट मिशन को ऐसा लगता है कि ये दोनों नज़दीक है, क्योंकि इट टेक्स समथिंग कॉल्ड साउंड एक्स। उसको ऑलमोस्ट ऐसा साउंड लगता है कि ये दोनों बहुत नज़दीक पे है, बट दोनों का कुछ लेना देना नहीं। बट आदमी को पता है ना, कार अलग चीज़ है, कैट अलग चीज़, ये दो अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें सोच विचार के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं उसके हिसाब से। मिशन ऐसा बोल नहीं पाता, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हमें हमारा खुद का मॉडल क्यों बनाना, इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि अभी आप ChatGPT में जाइए, उधर पूछिए एक प्रश्न की, कोई इंडियन 17th-16th सेंचुरी में कोई फ्रेंचमैन को मार दिया क्या? वो बोलेगा हाँ मार दिए। किधर मारा? मारा कि साउथ अमेरिका में एजिटेक करके, वो टाइम पे, वो ज़माने पे उसके पास बहुत गोल्ड था। उधर रेड इंडियन ने एक फ्रेंचमैन को एक गोल्ड के चक्कर में मारा। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर लंदन में पब्लिश हुआ, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको पता आर्टिकल छोटा आता, तो रेड इंडियन लिखने में उसका तकलीफ हो गया, क्योंकि स्पेस कंस्टेंट है, उसने इंडियन लिखा। अब ये पूरा क्रावल करके इंग्लिश का कंटेंट क्रावल हुआ ना, उसके हिसाब से इधर डाल दी। बट आप देखेंगे उल्टा दूसरा प्रश्न पूछेंगे ChatGPT को, आप जाके इतना प्रश्न पूछे कि कोई भी इंडियन, भारतीय 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में देश छोड़ के बाहर गया क्या? वो बोलता कभी नहीं गया। उसको लगता कि हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हमारा पास कुछ कल्चर ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही यही इधर ऐसे जी रहे कि वो लोग आके हमें उसके ऊपर हम खुद जी लिए। एक्चुअली द मैटर ऑफ फैक्ट इज़, आप पद्मनाभ टेम्पल पता नहीं कितना लोग गए, इधर केरला में एक बहुत बड़ा टेम्पल है, उसमें आप देखेंगे रिसेंटली उसने कुछ शेल्फ्स ओपन किया, उसमें गोल्ड के साथ बहुत अलग चीज़ भी मिला। उसमें एक चीज़ ये मिला साहब, एक इन्वॉइस मिला था। वो इन्वॉइस में ये है कि 15th सेंचुरी में हमारा इधर से लोग दूसरा अलग अलग जगह पे जाके पूरा
ट्रेड करते थे, पेपर ये वो, उधर से एक्सचेंज गोल्ड हमारा इधर, क्योंकि हमारा देश में तो गोल्ड का गणित तो है ही नहीं, तो गोल्ड आया कैसे हमारा देश में। सो वी यूज्ड टू एक्सचेंज द पेपर विद द गोल्ड, तो वो गोल्ड देते थे, पेपर लेते थे, क्योंकि उधर सर्दी का प्रॉब्लम है, वो टाइम पे मेडिसिन इतना कम था कि लोग मर जाते थे सर्दी से। सो द ओनली मेडिसिन फॉर देम इज़ पेपर। तो वो लोग पेपर के चक्कर में हमारा देश में आके वो पूरा पैसा दे दिए है, पेपर लेके चले गए। ये कब हुआ? 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, ये असलियत है। बट ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पूरा डाटा हमारा इसमें संस्कृत में, इंडियन लैंग्वेज में है, बट ये पूरा मॉडल्स ट्रेन हुआ इंग्लिश में। अब ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम को पहला हम लोग को ख़त्म करके हमारा खुद का मॉडल बनाने के लिए पहला एक ट्रांसलेशन टूल चाहिए। ये 180 मिलियन डाटा को इंडियन लैंग्वेज में लेके आए। इंडियन लैंग्वेज में कितना नॉन डिजिटल कंटेंट है उसको डिजिटाइज्ड करे पहला, ताकि हमारा सिस्टम समझ ले तो ले कि ये है क्या। तीसरा अलग अजीब गजीब सा प्रॉब्लम है बहुत लोग को, मे बी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, रशियन, उर्दू, अरबिक, ताइवानीज, वियतनामीज, ये सब भाषा इंक्लूडिंग ऑल इंडियन लैंग्वेज संस्कृत से डिराइव्ड है। तो इससे क्या हुआ? एक फ़ायदा भी हुआ, एक नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ, इतना बड़ा इंग्लिश सेंटेंस को आप इतना छोटा सा संस्कृत सेंटेंस में फिट कर सकते हो। फ़ायदा क्या है? हम लोग संस्कृत बेस्ड लार्ज लर्निंग मॉडल बनाएंगे ना, कम पैसा में कम स्पेस में बना देंगे। अब इंग्लिश में क्या हो रहा है? इतना बड़ा सेंटेंस हो गया, वो इतना छोटा सेंटेंस बन गया संस्कृत में। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। बट हमारा चिप्स कितना आप देखेंगे ना, इसलिए बार बार आप देखेंगे जर्मन्स और यू नो चाइनीज, दे ऑल स्टोलन द संस्कृत नॉलेज एंड दे हैव क्रिएटेड एक्स्ट्रॉर्डनरी सिस्टम्स फॉर देमसेल्व्स। हम लोग उसको कभी इम्पोर्टेंस दिए नहीं, हम लोग पूरा इंग्लिश के चक्कर में चले गए, ना उधर का ना इधर का रह गए। अब प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू क्रिएट एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन दिस टू टेक्नोलॉजीज। ऐसा नहीं कि इंग्लिश को छोड़ दे, क्योंकि वो बिजनेस लैंग्वेज है, वो भी चाहिए हमें। इसके साथ हमारा खुद का भाषा को परिरक्षण करके एक सिस्टम बनाए। तो अनुवादनी का काम ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ये सब कितना नॉन डिजिटाइज्ड है उसको डिजिटाइज करना, कितना इंग्लिश में पुस्तक है उसको इंडियन लैंग्वेज में लेके आना, कितना इंडियन लैंग्वेज के पुस्तक है उसको फॉरेन लैंग्वेज में लेके जाना। ये पूरा ट्रांसलेशन का काम हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करके इन हाउस बनाते। 1 रुपये किसी को बाहर दिए नहीं, ये पूरा हम लोग खुद बनाए। ये हमारा देश का, हमारा खुद का प्रोसेस है। दूसरा, जब आप गूगल में जाएंगे, गूगल में आप 200 पेज का कोई डॉक्यूमेंट गूगल ट्रांसलेटर को दे दीजिए, तो वो क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसलेट करके आपको दे देते। बट समझिए बीच में कुछ इमेजेस, उसके ऊपर भी टेक्स्ट है, वो कर नहीं पाता। तो हमने क्या किया, वो भी आइडेंटिफाई करके वी हैव क्रिएटेड एडवांस्ड ICRing इंजन। ये इंजन क्या करता है कि इमेज को भी पढ़ के उसके अंदर क्या है वो भी पढ़ के, वो भी चेंज करके, वो भी वापस वही जगह पे चिपका के दे देता है। समझिए आपके पास 200 पेज का डॉक्यूमेंट, उसमें 120 इमेजेस है। अब समझिए आपने गूगल में डाल दिया, अब गूगल आपको बताया कि आपका ऑफिसर ने ये पूरा इमेजेस का टेक्स्ट भी चेंज करो, आपको फोटोशॉप यूज़ करना, उसमें चेंज करना, उसको वापस इधर आके चिपकाना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने ये पूरा प्रोसेसिंग पूरा ऑटोमेट कर दिया, ताकि आप ऐसा दे दो, आई मीन मैं पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी ने बताया कि आलू दे दो सोना ले लो, राइट। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया कि एक साइड पे डॉक्यूमेंट दे दो, पूरा साइड पे पूरा प्रिंट होके रेडी होके आ जाए, वो भी बहुत कम पैसा में। क्योंकि हमारा पास इतना पैसा भी नहीं है हमारा देश में कि हम लोग ये अमेरिका जैसा दूसरा देश जैसा इतना एक्सपेंडिचर पे ये पूरा बनाए। तो ये एक चीज़ हमने इसमें किया। बाद में स्लोली दूसरा समझ में ये आया, सब एक बार हमने पूरा स्किल मिनिस्ट्री का ऐसा पुस्तक पूरा ट्रांसलेट कर ली। वी आर सो हैप्पी। तो बेंगलुरु गए थे हम लोग, बेंगलुरु में बहुत अच्छा इवेंट हो रहा था, बहुत लोग थे। तो मुझे लगा एक पेंटर से बात कर रहा था मैं, उसको पूछा था कि हमने पुस्तक दिए, आप खुश हो गया? उसने बताया साहब देखो, आप लोग AC रूम में बैठते हो, आप कभी हमारा प्रॉब्लम समझे नहीं। मैंने बताया समझाओ क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम। उसने बताया मैं पेंटर हूँ साहब, पेंटर प्लम्बर सबका यही प्रॉब्लम है। आपने पुस्तक दे दी है मुझे, ठीक है अच्छा है, बट मैं एक हाथ से पेंट यो डब्बा पकड़ता हूँ, दूसरा हाथ से पेंट ब्रश पकड़ता हूँ, मैं पढ़ूँ कैसा है, कैसा पकड़ूँ पुस्तक को?
देखिए हम लोग ना लैब के हिसाब से सोचते हैं, हमारा हिसाब से कभी ज़मीन के हिसाब से सोचे नहीं। 3-4 दिन साहब मुझे नींद नहीं आया, मुझे लगा अरे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ख़त्म कर दो मैडम। ये क्या है? 1 मिनट। हाँ, 1 ही मिनट है मेरे पास। मैं हिंदी पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ बोल पाता हूँ बस। मुझे लगा मेरे पास बहुत टाइम है। चलिए, प्रॉब्लम ये है कि 85% लोग का यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग अनपढ़ लोग हैं। अभी पूरा इंडिया में कितना गवर्नमेंट का है, कितना संस्था है, नहीं तो समझो वो सब छोड़ दो, जोमेटो में कुछ ऑर्डर करना पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वेब फॉर्म इंग्लिश में है। अरे इतना बुरा हालत में है हम लोग, तो व्हाट अनुवाद नीडेड, हम लोग इंडियनाइज्ड वेब फॉर्म्स बनाया ताकि एक अनपढ़ आदमी भी सुन के बोल के वो फॉर्म फिल कर सके। हमने ये पूरा ऐसा सिस्टम बनाया कि ऑडियो बेस्ड बुक्स बना दिया उसके ऊपर, ताकि वो सुन सके सीधा, जब काम करते करते वो टाइम पे सुन के वो। बट उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आया, आप जब भी पता नहीं कितना लोग आपने पढ़े, एग्जाम्पल ये अच्छा से इमेज मिल गया, ये पीछे कुछ लिख के है, समझिए इसके बारे में नीचे कुछ लिखा नहीं है ये पेज में। सो ऐसा एक डायग्राम बना दिया बट उसके बारे में नीचे लिखा नहीं, तो वो पढ़ेगा कैसा? आप गूगल नोटबुक यूज़ किया क्या कभी भी? गूगल नोटबुक वर्ल्ड्स एडवांस्ड प्रोसेसिंग इंजन, वो भी सिर्फ टेक्स्ट पढ़ता है, वो इमेज के अंदर क्या है वो पढ़ नहीं पाता। डिस्क्रिप्शन चाहिए उसको, वो क्या है समझने के लिए। तो हमने क्या किया, एक ऐसा एडवांस टूल इसमें बनाया कि वो खुद समझ लेगा कि ये इमेज के अंदर क्या चल रहा है। समझो कोई पेंटिंग कर रहा है तो वो बोल देगा कि एक पेंटर पेंटिंग कर रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए। ऐसा एडवांस्ड आईसीआरिंग प्रोसेसेस इसमें हमने क्रिएट किया। आई एम सो हैप्पी टू से दैट विश्व में 1-2 कंट्रीज, डीप सीक चाइना के पास छोड़ के किसी के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ क्या है लैगिंग, अभी ये पूरा ट्रांसलेशन या ऑफ मिलियंस ऑफ बुक्स, उसको ट्रेन करना मॉडल को, क्योंकि अभी ये सेंटेंस ड्रिवन भी चाहिए ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ अ चैलेंज विच वी आर ट्राइंग टू क्रैक। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मे बी आई एम हैप्पी, आवर ऑफिस इज़ इन वसंत कुंज दिल्ली, तो आप आइए। Then we will show we have 76 extraordinary products we built. So हमारा सोच ये है कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट कम करें, क्योंकि आउटकम बेस्ड रहना चाहिए कभी भी। आउटकम ये है कि जब ये सब लोग उसका मातृभाषा में समझ लेंगे, नॉलेज एक्वायर कर लेंगे, स्किल एक्वायर कर लेंगे, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हमारा देश का कम हो जाएगा। दूसरा, ट्रेड डिफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा हमारा देश में, 1.5 बिलियन इंडियंस, हमारा 4 ट्रिलियन ही है। जापान में कितना पॉपुलेशन है साहब? हमारा 100th ऑफ द पॉपुलेशन है, उसका भी 4 ट्रिलियन है। क्यों? क्योंकि 80 to 90% हमारा देश में ट्रेड में शामिल नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है। आई विल टेक 1 more minute विथ योर परमिशन। तो आप देखेंगे साउथ में हमारा इधर राइस बहुत अच्छा बनता, बट वो सेल कर नहीं पाता किसी को, क्योंकि उसको तेलुगु छोड़ के कोई भाषा नहीं आता। आप एक बार सोचो, सिस्टम ऐसा दे दिया कि वो तेलुगु में बोल दे, वीडियो बना दे, आप इधर हिंदी में, पंजाबी में, इसमें उसमें सब भाषा में सुन ले। आप जब पंजाबी में बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे, वो तेलुगु में सुन ले, आप दोनों एक ट्रेड कर ले। देखिए ये क्या करेगा, हमारा ट्रेड डिफिशिएंसी कितना, ये 4 ट्रिलियन को 40 ट्रिलियन कर लेगा। ऑटोमेटिकली हमारा देश डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर को हटाना बस। ये अनुवादनी का काम। आई थैंक एवरीवन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, यू फील फ्री टू आस्क। हाँ जी, हाँ जी। और आजकल जो प्राचीन समय में उनको जड़ी भाषा बोलते थे, आज के वर्तमान में पारसी। जी, जो फारसी और पश्तो भाषा को वही टूल अनुवाद कर सकते हैं। हाँ जी। और वही टूल जो आपने उल्लेख किया, वो कितनी भाषाओं को अनुवाद करता है? पश्तो ऑलरेडी इसमें हमारे पास है जी, हमने पूरा मॉडल को ट्रेन कर लिया। तो इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग बोथ द लैंग्वेजेस
एंड एट द सेम टाइम आपके पास डिजिटाइज डाटा है, हमें दे देंगे और कोई भी लैंग्वेज हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके। हाँ, ऑलरेडी है। फारसी तो है, दरी आई डोंट नो। मैं अनुरोध करना चाहूँगा क्योंकि सत्र की समय सीमाएं हैं, अन्य वक्ता भी यहाँ उपस्थित हैं, तो विद्वत मंडल उनसे अनुरोध मेरा रहेगा कि अंत में प्रश्न रखें, हम बिल्कुल समय उसके लिए देंगे। मैं विशिष्ट अतिथि के बतौर प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी को, जो कि पूर्व निदेशक हैं राजभाषा रेल मंत्रालय में, उनको सम्मान स्वरूप दुसाला भेंट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा, मेरा निवेदन है कि इस संदर्भ में विदुषी आरुषि ठाकुर उन्हें दुसाला भेंट करें। हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा पूर्व निदेशक राजभाषा रेल मंत्रालय रहे हैं। आप हिंदी भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में आपका अतुलनीय योगदान रहा है। वर्ष 1970 से वर्ष 2002 तक उन्होंने रेल मंत्रालय और अन्य केंद्रीय संस्थाओं में, जिसमें हिंदी कार्यान्वयन और नीति निर्माण में आपने प्रमुख रूप से नेतृत्व प्रदान किया। आप सीडेक पुणे में हिंदी भाषा सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। आपके अनुभव में सरकारी प्रशासन में हिंदी के प्रयोग, तकनीक और अनुवाद और भाषा नीति समन्वयन प्रमुख रहा। शैक्षणिक दृष्टि से दिल्ली विश्वविद्यालय आपका अल्मा मीटर रहा और मातृ संस्था के रूप में रहा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से आपने बीए एवं कंप्यूटर साधित अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में डॉक्टरेट और उस्मानिया विश्वविद्यालय से अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित की। हिंदी में अध्यापन और शोध कार्य के क्षेत्र में भी आप संलग्न रहे। डॉक्टर मल्होत्रा ने कई महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं तकनीकी कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा आपकी प्लैनेटरी मेडिटेशन जैसी पुस्तक का, जिसमें आप ग्रह विज्ञान के बारे में आपने कई बार सुना होगा और उस क्षेत्र में आपने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। कंप्यूटर भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आपके अनेक लेख शामिल हैं। इस फेहरिस्त में अनेक किस्तें हमें यहाँ नज़र आती हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल अवार्ड आपको मिला है, मुझे गर्व हो रहा है इसका उल्लेख करते हुए, और राष्ट्रपति द्वारा आत्माराम सन्नातन पुरस्कार, आत्माराम पुरस्कार से आप सम्मानित रहे हैं। आपका जीवन हिंदी भाषा अनुवाद और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित रहा है और नियमित तौर पर आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी से हमें समृद्ध करें। धन्यवाद। मैं अपनी बात से ही थोड़ा शुरू कर दूं। अनुवाद की परिभाषा क्या है? किसी भी संदेश को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरित करना, और जिस भाषा से अनुवाद करते हैं उसको कहते हैं स्रोत भाषा, ठीक है? और जिसमें अनुवाद होता है वो क्या है? लक्ष्य भाषा। इतनी बात स्पष्ट है। इन सब के पीछे एक अनुवाद व्याकरण काम करता है, जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा। अनुवाद व्याकरण का आधार होता है व्यतिरेकी विश्लेषण। व्यतिरेकी विश्लेषण क्या है? दो भाषाओं की समानताएं और असमानताओं को रेखांकित करते हुए उसका तुलनात्मक अध्ययन होता है। और जब तक ये आपको नहीं समझ में आती हैं बातें, तब तक अनुवाद न तो मानव साधित अनुवाद हो सकता है, मशीन साधित नहीं। मशीन के लिए और अधिक प्रिसीजन होना, बहुत अधिक सटीक होना और भी आवश्यक है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात कहूँगा, और मुझ पर पर्ची ना आए इसलिए मैं थोड़ा कम से कम समय में अपनी बात कर रखना चाहूँगा। मुझे सबसे अधिक अपमानजनक लगता है मेरे पास जब पर्ची आती तो खैर, व्यतिरेकी विश्लेषण का मतलब है कंट्रास्टिव एनालिसिस। दो भाषाओं में किस तरह की भिन्नताएं हैं और कौन सी समानताएं हैं। मैं समानताओं के भी आधार पर एक उदाहरण स्ट्रक्चर से शुरू करता हूँ। अंग्रेजी भाषा को हम कहते हैं SOV। क्यों कहते हैं? राम किल्ड रावण। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब हो गया, और रावण ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश को बोलेंगे SVO। और हिंदी में क्या है? राम ने रावण को मारा। मारा अंत में है। और ये क्रियांतक भाषाएं केवल हिंदी नहीं, सारी दक्षिण एशियाई भाषाएं क्रियांतक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी तमाम भाषाएं SOV हैं और इंग्लिश और दूसरी यूरोप की भाषाएं वो SOV हैं। बस इसको ध्यान रखें, फिर हम आगे बात चलते हैं। ये तो और एक और देखिए, जब आप हिंदी में अनुवाद करते, इंग्लिश में है राम किल्ड रावण, अब थोड़ा सा भी बदले
तो रामायण ही बदल जाएगी पूरी तरह से। रावण राम को मार डालेगा, तो ये तो नहीं आप खतरा मोल ले सकते ना। हिंदी में आप खतरा, राम ने रावण को मारा, रावण को राम ने मारा, मारा रावण को, सब मरेगा रावण। तो एक बहुत बड़ी बात हमारे पास है कि हम क्यों, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश इज ए पोजिशनल लैंग्वेजेस, उसका शब्द क्रम स्थिर है, और इंग्लिश जो है और हिंदी ये यथासंभव मुक्त क्रम की भाषा है, तो जिसमें फ्री वर्ड ऑर्डर। तो एक तो इसको हम हमेशा ध्यान में रखें हम लोग। और हम आगे बढ़ते हैं। भाषाओं, दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं भाषाओं में, एक होती है यूनिवर्सल जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक, और एक होती है भाषा विशिष्ट प्रवृत्ति। मैं उदाहरण देता हूँ, से क्रिया अपादान संस्कृत में हम सब जानते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा फ्लोज फ्रॉम हिमालयास। हिंदी में से और इंग्लिश में फ्रॉम एक ही की जगह पर आ रहा है, फ्रॉम से आ गया। आई एंटर्ड द हाउस, मैं घर में घुस रहा हूँ, मैं एक सार्वभौमिक है। तो कुछ तत्व प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो सारी विश्व की भाषाओं में एक जैसी होती हैं, और कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो भाषा विशिष्ट होती हैं। अब मैं भाषा विशिष्ट प्रवृत्तियों को उदाहरण देना चाहूँगा। से का हमने अभी अभी अपादान, हालांकि एक और भी पक्ष है उसका, करण में भी होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ करण मतलब इंस्ट्रूमेंटल भी होता है, और कभी कभी पेड़ से पत्ता गिरता है या अपादान का भी। दो रूप से के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सैकड़ों रूप हैं से के। अब आप ध्यान से, राम श्याम से मिलता है, राम श्याम से डरता है, राम श्याम से झगड़ता है। आप इसका अनुवाद करके देखिए, से का कहीं नहीं आएगा इंग्लिश। राम मीट्स श्याम, कहाँ है से? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हिंदी के अंदर, हिंदी के और भाषाओं में भी, लेकिन मैं अधिकार बल्कि मराठी में रामला ताप आहे, राम को बुखार है। ला जो है वो को के समकक्ष सारी भारतीय भाषाओं में है। तो इसको हम कहेंगे भारतीय भाषा विशिष्ट प्रवृत्ति और हमारी हिंदी की प्रवृत्ति। अब इसको थोड़ा सा हम आगे देखें। से को आपने लिया, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आकांक्षा करती हैं कि उसका से का प्रयोग हो, उसके बिना, क्योंकि दो व्यक्ति मिल रहे हैं ना, लिपट रहे हैं, चिपट रहे हैं, डर रहे हैं, सब दो हैं, इसलिए उसके अंदर से का भाव है। लेकिन ये अपादान नहीं है और करण भी नहीं है, इसको हम बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखें। और थोड़ा आगे चलते हैं इसी चीज़ को, और थोड़ा सा कभी कभी इंग्लिश में भी बहुत सी अलग अलग तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फ्रॉम, सिंस, थ्रू। आप से के लिए इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। मैं पहले इसको ले लेता हूँ। हाँ, एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि हम सारे विश्व की जो खास तो इन प्रवृत्तियों के आधार पर विश्व को बांटते हैं। जो साउथ एशियन लैंग्वेज है वो सारा, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक जोन है, ये सारा सबकी प्रवृत्तियाँ एक जैसी हैं। मैं पिछले अभी श्रीलंका में था, वहाँ मैंने देखा उनकी इसी तरह की है, और हमारी तमिल की भी। कभी कभी थोड़ा सा हमको भ्रम इसलिए हो जाता है, कि मैं इसलिए खासतौर पर कहना चाहूँगा, लेकिन सीधे विषयांतर है थोड़ा सा, लेकिन आवश्यक है समझना। हम कभी लिपि की भिन्नता के कारण हम परेशान हो जाते हैं, जबकि पहले हम ये समझ लें 3rd सेंचुरी BC में अशोक का जो साम्राज्य था, इतने सम्राट अशोक, और उनकी क्योंकि जब इतना अत्याचार देखा, कलिंग विजय उन्होंने की, और इतना रक्तपात देखा, और वो इतने दुखी हो गए, उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सब जगह फैलाने के लिए ब्राह्मी लिपि में अपना संदेश शिलालेखों पर लिखा, और सारे देश में बहुत जगह पर उनके शिलालेख हैं। वो जो भाषा, और भाषा कौन सी थी, क्योंकि वो लोग थे मगध में, यानी कि तो मगध की भाषा मगधी प्राकृत, मागधी प्राकृत उसको कहते हैं। उस भाषा में ज़्यादातर, कुछ खरोष्ठी में भी हैं पूर्वोत्तर में, लेकिन इधर अफगानिस्तान के आसपास, क्योंकि ये सारा इलाका भारतीय भूखंड का ही हिस्सा होता था, कुछ थोड़ा सा 1-2% है। तो उस भाषा में और उस लिपि, जिस लिपि में लिखा गया वो ब्राह्मी लिपि। आपको आश्चर्य होगा और सुखद आश्चर्य होगा कि हमारी सारी भाषाएं, मैं सारी कह रहा हूँ उर्दू को छोड़कर, क्योंकि उर्दू दूसरे स्रोत से हमारे पास आई है, हमारी सारी भाषाओं का जो उत्स है, सोर्स है, वो ब्राह्मी है। आप जो हिंदी की विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? क ख अल्पप्राण महाप्राण, क ख अल्पप्राण महाप्राण, प फ च छ ट ठ ध ध। और कभी दुनिया के किसी भाषा में आपने एक साथ वर्णक्रम नहीं देखा होगा। क इंग्लिश में A B C का कोई संबंध आपस में नहीं है,
इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो एक ऑर्डर है, खासतौर पे जो अक्षर का क्रम है, वर्णमाला क्रम, वो भी भारतीय भाषाओं में एक जैसा है। लेकिन इस अंतर्निहित समानता का हमने कभी दोहन नहीं किया। हम मानकर चले कि अरे हमें तो उर्दू क्या तमिल है क्या, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। हम अंदर गए ही नहीं उसके अंदर। मुझे मौका मिला तमिलनाडु मैंने जो भाषण दिया उसमें मैंने समझाया तमिल और हिंदी की समानता, लिपियों की बात कर रहा हूँ, फिर भाषा की बात अलग है एक तरह से। और वो आश्चर्यचकित थे क्योंकि एक ज़माने में जो 3rd BC की बात है, उसके बाद विस्तार हुआ इसका और 2 रूप हो गए, एक दक्षिण में नंदी नागरी नाम से और उत्तर में नागरी नाम से। देवनागरी बाद में अलग से शब्द बना। और हमारी जितनी भाषाएं हैं, पूर्व की भाषा, उत्तर की भाषाएं, आर्य भाषाएं जिसको कहते हैं, और दक्षिण की भाषाएं, ये सब मूलतः ब्राह्मी लिपि से ही उद्भूत है। ये पहले हम जान लें और समझ लें। अब थोड़ा सा इसको भाषा के स्तर पर विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से संस्कृत से जितना हमने ग्रहण किया है इन भाषाओं में, आपको थोड़ा तमिल की थोड़ा अलग कर दूँ, तमिल में प्रतिशत थोड़ा कम है क्योंकि उनका आग्रह रहा द्रविड़ शब्दों को, लेकिन मलयालम में 80% शब्द संस्कृत के हैं। और मुझे एक बार एन डी रामाराव जी से मौका मिला, जो चीफ मिनिस्टर थे, बात करने का। वो जब मैं बोलने लगा और वो बोलने लगे तो कहने लगे कि मुझे तो आपकी भाषा पूरी समझ में आ रही, क्योंकि संस्कृत भाषा मैं बोलता था, वो भी बोलते थे। हम इसको हम उसका जो समान अंतर्निहित समानता है, इसको कहीं ना कहीं रेखांकित करने की बहुत बहुत और बहुत आवश्यकता है। तो खैर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ इसी चीज़ को लेकर। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि हमारी भाषाओं में अंतर्निहित समानता है और इसका हमको दोहन करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए करना है। अब 1-2 बातें और अब क्या अंतर है हिंदी और अंग्रेजी के, व्यतिरेकी विश्लेषण कर रहा हूँ मैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, अब सब जानते हैं कि, और आश्चर्य होगा, प्रेरणार्थक क्रियाओं की जो प्रवृत्ति हिंदी में, मैं हिंदी का अधिकार से कह रहा हूँ, मुझे और भाषाओं में भी होगा, वो है कि वो पढ़ना पढ़ाना, आ लगाइए पढ़ाना, शिक्षण में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रवृत्तियां हैं जो व्यतिरेकी हैं, उस पर मैं ध्यान देना चाहता हूं। वो व्यतिरेकी प्रवृत्ति का है उबलना उबालना। इंग्लिश में क्या है? द एग इज बॉइलिंग, अंडा उबल रहा है, आई एम बॉइलिंग द एग, अंडा उबाल रहा है। उबलना उबालने में कोई अंतर नहीं है अंग्रेजी में, आप ध्यान से रखिए। एक और शब्द मैं मजाक में बोलता हूं लेकिन सच है, टूटना और तोड़ना। यू ब्रोक द ग्लास, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ जरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सास ने कहा तोड़ दिया बहू, नहीं माँ जी टूट गया। ये इंग्लिश में है ही नहीं। ही ब्रोक द ग्लास, आप वाज ब्रोकन, कुछ ना कुछ जबरदस्ती खींचेंगे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं है। उड़ना है, उड़ना, द काइट इज फ्लाइंग और आई एम फ्लाइंग द काइट। हिंदी में क्या? उड़ना उड़ाना, पतंग उड़ रही है और मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। ये जो प्रेरणात्मक प्रवृत्तियां हैं, इसको बार बार जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे अनुवाद नहीं कर सकते। और थोड़ा सा आगे चलें, एक मज़ेदार चीज़ है जिसको हम कहते हैं रंजक क्रियाएं, उस पर मैं काफ़ी इन दिनों काम कर रहा हूँ। मैं एक बार मेरा अनुभव हुआ, अभी पर्ची देने से पहले मुझे संकेत दे देना है। सबसे पहले मैंने श्रीलंका की बात है, मैं ऐसी भाषण दे रहा था, एक लड़की को मैंने कहा बैठ जाओ। वो मेरी तरफ देख रही है, बैठूं या जाऊं? देखिए हम मातृभाषा होने के कारण इस अंतर को नहीं समझ रहे। बैठ जाओ, और मैंने सो जाओ, खा, और फिर राम सो गया। ये पहला प्रश्न जब मैं इंग्लैंड में पढ़ाने के लिए गया था यॉर्क विश्वविद्यालय में, मेरा पहला अपने विद्यार्थी ने मुझसे किया कि राम सो गया तो सोना तो ठीक है, गया कहाँ वो? मैं आई फाइंड आउट, आई लेट यू नो। और उसके बाद मेरी यात्रा शुरू हुई इस अज्ञान को दूर करने के लिए, और यहाँ के मैंने लिंग्विस्टिक्स वगैरह में। तो मुझे ऐसा लगे पढ़ाई ही नहीं जाता व्याकरण में। हम व्याकरण में केवल क्या पढ़ाते हैं? लिंग पढ़ा दिया, टेंस पढ़ा दिया। ये तो 20% है हमारी प्रवृत्तियों का। असल में लिंग्विस्ट, हाँ देखिए पर्ची देखिए पहले ही आगे, मैं वहीं बंद कर देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बस नहीं 1 मिनट नहीं, मुझे मैं पहले ही आपको घोषणा कर दी थी, और इससे जब इन्होंने परिचय पहले ही मैंने कह दिया था ऐसा मत करना। नहीं खैर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है सब। तो पहले अंत में बात यह है कि हम व्यतिरेकी विश्लेषण को जब तक हम नहीं समझेंगे, और जैसे दादाजी बहुत समझ ही रहे हैं इस बात को, जब तक हम उसको
कंप्यूटर का मतलब यह है कि जब तक उतना सूक्ष्म विवेचन ही इस तरह से न बताएं कि कंप्यूटर भी समझ सके। और यही मेरे रिसर्च का हिस्सा रहा कि कंप्यूटर को हम कैसे हिंदी पढ़ाएं, अंग्रेजी, उसको दोनों पढ़ानी पड़ेंगे और तुलनात्मक बताना पड़ेगा। मनुष्य के साथ अपना विवेक का प्रयोग कर लेता है। हम बहुत सी चीज़ कॉमन सेंस से, इसका ये मतलब होगा नहीं, वो से अपने पक्का बताओ मुझे से क्या है। और यही चीज़ पाणिनि ने जो ऋग्वेद ने घोषणा की थी कि पाणिनि जो नासा के वैज्ञानिक थे कि पाणिनि की भाषा बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक क्यों है कि वो एक भी अपवाद नहीं होता था। अपवाद का भी एक वो बना देते, नियम बना देते बाद में। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। क्योंकि हमारे पास समय की सीमाएं हैं, इसलिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है कि बीच में वक्ताओं को मैं रोकूं, ताकि हम अग्रिम वक्ताओं को समय दे सकें। हमारे अग्रिम मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, जो कि भाषाविद हैं, अनुवादक हैं। मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे वैश्विक हिंदी परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो मैं चाहूँगा कि योगिता शर्मा जी, आप उन्हें दुशाला भेंट करें। मैं डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, जो कि भाषाविद और अनुवादक हैं, उनका अनुवाद हिंदी अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में विशेष दखल है और उन्होंने इस क्षेत्र में नियमित तौर पर अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ अनुवादित की हैं। मैं चाहूँगा कि वह अपनी वाणी से हमें उजागर करें, समृद्ध करें। धन्यवाद विवेक जी। ओम स्वस्ति। सम्मानित मंच और मल्होत्रा जी और बुद्धा चंद्रशेखर जी के बोलने के बाद कुछ बाकी रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अनुवाद के बारे में और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आप, क्योंकि यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और ये देश का कल हिंदी के क्षेत्र में ये भविष्य हैं, तो इनको थोड़ा सा सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद के क्षेत्र में जो आज हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं उनका कैसे प्रयोग करें, थोड़ा बहुत उनका परिचय देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, अनुवाद की परंपरा हमारे जो वाङ्मय में कहें या हमारे परंपरा में कहें, वो बहुत पुरानी रही है और हमने वाणी यानी कि वाक और अर्थ का विशेष महत्व हमने रखा है। जो भी मैं कहूँ, जो मेरे से शब्द निकले, उसका एक अर्थ निश्चित हो। जब कालिदास कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, यानी कि वागार्थ, वाक और अर्थ वो इसी तरह से आपस में मिले हुए हैं जैसे कि अर्धनारीश्वर पार्वती और शिव आपस में अर्धनारीश्वर के रूप में मिले हुए हैं। कोई भी शब्द निरर्थक नहीं हो सकता, उसका ज़रूर कोई न कोई अर्थ होगा। अगर मैं कहूँ कि क्या तुमने खाना खा लिया, आप कहते हो हाँ या ना, ये भी अपने आप में पूरा एक वाक्य होता है, ये हाँ और ना। इसी बात को अगर हम कहें कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की संकल्पना की होगी, लिखा होगा, उन्होंने भी ये वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम पहला ही श्लोक है उसका। तो वर्ण और अर्थ की जो हमारी परंपरा रही है वो काफ़ी पुरानी रही है और उसका एक जैसे पाणिनि का व्याकरण है, वहाँ से चलते हुए हम लोग यहाँ तक आज आए हैं। अब हम सब, अभी मैडम ने कहा कि हमारा भारत का आज का दर्शन है कि हम 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बने और बहुत उन्नतिशील भारत बने। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भारत बहुत उन्नति करे, खूब सारा काम हो, लेकिन मुझे नहीं करना पड़े, है नहीं, मेरा काम कोई और करे। या फिर जो आलसी लोग होते हैं आमतौर पर, वो क्या करते हैं, वो ही नई नई चीज़ों को ईजाद करते हैं। या फिर वो कहते हैं, लोगों को ऐसी एक डिमांड क्रिएट करते हैं कि मेरा काम मशीन करे और ताकि मेरा जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाए। एक तरफ मिक्सी चला रखी है, एक तरफ वॉशिंग मशीन है, एक तरफ आपका टोस्ट तैयार हो रहा है। अब मजबूरी भी है, सुबह ड्यूटी भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो ये सारी चीज़ें होना भी ज़रूरी है।
वही बात जब अनुवाद के क्षेत्र में आई होगी तो जिस व्यक्ति के मन में पहला प्रश्न आया होगा कि मुझे बहुत अनुवाद करना पड़ता है तो ये कैसे सरल होगा, क्यों नहीं इसके लिए मशीन की सहायता ली जाए और मशीन में वो सारे जो हिंदी और अंग्रेजी का तो बहुत बाद में शुरू हुआ होगा, क्योंकि पहले जो अंग्रेजी और फ्रेंच और रशियन और जर्मन और इनके बीच में आपस में, क्योंकि ये एक ही परिवार की भाषाएं थी लगभग, तो इनके बीच में अनुवाद का जो शुरुआत हुई, हाँ, तो इनके बीच में क्योंकि उनके लगभग जो ग्रामर था वो एक तरह का था। और अब उसके बाद जब शुरू हुआ अनुवाद के बारे में भारत में, जब हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी बहुत बाद में हुआ, पहले तो हिंदी और शुरू हुआ, जब अनुवाद की बात आई तो अनुवाद में उस समय 1997 में राजभाषा विभाग और सीडैक पुणे के सहयोग से मंत्रा एक अनुवाद का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा था जिसमें आदरणीय मल्होत्रा जी भी थे, और उसमें वो था जो व्याकरणिक नियमों के आधार पर अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर। उसने हिंदी का व्याकरण और अंग्रेजी का व्याकरण दोनों के अनुसार शब्दों को वो लेता था, हर शब्द को उसके जगह पर बिठाता था, उसके बाद उसकी पार्सिंग होती थी, पार्सिंग होने के बाद मतलब पहले उसका अर्थ होता था, फिर पार्सिंग होती थी, पार्सिंग होने के बाद फिर फाइनल एक अनुवाद आपके पास आता था, जिसमें कि थोड़ा सा टाइम भी लगता था। उस समय मशीनों की भी अपनी कुछ सीमाएं होती थी, वो सारी मशीनों उतने लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, सिस्टम से थोड़ा सा ऑब्सोलीट सा होता गया, क्योंकि तब तक जो था हमारे पास कुछ वो स्मृति आधारित अनुवाद आ चुका था। स्मृति आधारित में ये था कि आपके जो HDL ट्राडोस वगैरह हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, आपने एक बार आपको अनुवाद करके उसमें सेव करना है, उसके बाद वो आपको अगली बार सेम अनुवाद आएगा तो आपको वो अनुवाद दे देता था। तीसरे अनुवाद के सॉफ्टवेयर शुरू हुए तो सर्च बेस्ड थे कि वो पूरी दुनिया के सर्वर में या कहीं के सिस्टम में जहाँ भी आपका वाक्य उस तरह का है, अगर उसके पास कहीं किसी ने किया है तो वो सर्च करके आपको ले करके आ जाता था और आपका अनुवाद वो जैसा भी होता था टूटा फूटा, क्योंकि उसमें डाटाबेस बहुत कम था, तो वो डाटाबेस कम होने के कारण वो अनुवाद भी हमारे गलत गलत से ही होते थे। उसके बाद आया हमारे पास जो जैसे गूगल और इसके थे हमारे पास इसके न्यूरल बेस्ड आते थे। जैसे हमारे शरीर में न्यूरॉन्स काम करते हैं कि अगर हमारे शरीर को कोई छू दे तो किससे छुआ, उंगली से छुआ, कोई तेज धार वाला था, गर्म था, ठंडा था, वो सारी सूचना हमारे दिमाग में जाती है। फिर दिमाग उसको ऑर्डर देता है कि आप यहाँ से हटा लो, गर्म है तो, ठंडा है तो हटा लो, तेज है तो हटा लो। यानी कि एक एक कमांड जो थी वो हमारे दिमाग से प्रोसेस होके आती है। ठीक वही चीज़ न्यूरल्स को इन्होंने लिया कि कोई कहीं से भी कोई शब्द को कहीं डालता है, उस शब्द कितने वाक्यों में कहाँ कहाँ किस रूप में प्रयोग हुआ है। आदरणीय मल्होत्रा जी ने जैसे कभी का उदाहरण दिया था कि सो गया, है ना, एक शब्द है आइए, आ जाइए ना, है ना, हम कहते हैं ना आ जाइए ना। अब आ जाइए, आइए, जाइए और ना भी है साथ में। इसका मतलब क्या है कि एक आग्रह है, विशिष्ट आग्रह है। आइए एक स्वाभाविक है, यानी कि एक औपचारिक है, आइए। आ जाइए एक विशिष्ट, फिर पर्सनल हो जाता है, और आ जाइए ना अगर लगाते हैं इसका मतलब और एक उसमें आगे आपका पर्सनल टच होकर के एक आपका जो व्यवहार भी दर्शाता है। तो इस तरह के जो अनुवाद होते हैं आज वो जो न्यूरल्स बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन थे उन्होंने करना शुरू किया, और जितने भी उस तरह के मशीन ट्रांसलेशन होते थे उसके बाद अब जब से LLM आया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है, तब से वो सब आज आपको पता होना चाहिए। GPT-4 करके एक आता है, ChatGPT का एडवांस वर्जन है, उसके पास 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। 100 ट्रिलियन आप लगाइए, एक वाक्य है वो एक पैरामीटर। हम राम स्कूल जाता है, ये एक तरह से एक पैरामीटर है। उसके पास वो राम बाजार जाता है, राम घर जाता है, राम इतना जाता है। अब इसको जैसे वो 1000, 100,000 फिर मिलियन, 1 मिलियन में
6 जीरो आते हैं, 1 बिलियन में 9 जीरो आते हैं, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो आते हैं। तो इतने सेंटेंस LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसलिए कहा गया है। तो वहाँ से वो आपके लिए सर्च करके लेके आता है ट्रांसलेशन के लिए, और सर्च लेके जब आता है तो आपको फिर भी वो कहीं ना कहीं अभी जो AI हमारे लिए, जैसे अनुवादिनी का हमारे बुद्धा जी ने अभी जिक्र किया, मैंने खुद उसको प्रयोग किया है। निश्चित ही अगर अनुवादिनी नहीं होता तो आज बीटेक की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो रही होती। पिछले साल का इसी हॉल में, शायद नीचे हॉल में था समवेत में, तो IIT जोधपुर के जो डायरेक्टर थे अग्रवाल साहब, वो आए थे। तो उनका ये कहना था, क्योंकि IIT में ज़्यादातर बच्चे जो थे वो 12th स्टैंडर्ड से आते हैं और गांव देहात से किसी तरह से वो पास करके उन्होंने होता है, वहाँ तो एग्ज़ाम तो दे के आते हैं। फिर वो जब इंग्लिश में यहाँ पर आते हैं, इंग्लिश में उनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। पहले तो इंस्ट्रक्शन देने वाला ही 100% इंस्ट्रक्शन के बजाय वो 75% या 50% इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद वो 25% उसको ग्रहण कर पाते हैं। 25% के बाद जब लिखने की बारी आती है तो वो फिर वर्ब और फलां और इसका उसका जो ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाना है, उस चक्कर में वो केवल उसको 5% या 10% लिख पाता है। लिहाजा जो हमारे देश के जो लैंग्वेज बैरियर की बात हुई थी, तो हमारे देश के जो बच्चे थे वो उतना अंग्रेजी में नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से वहाँ पर हिंदी में, जोधपुर IIT में हिंदी में कक्षाएं बीटेक की शुरू हुई हैं, वो बच्चे, क्योंकि आपका टर्म है वही है, अंग्रेजी का टर्म है कि ये अगर मूवमेंट है तो मूवमेंट है। मूवमेंट उस वस्तु से उस वस्तु में मूवमेंट हुआ। अब बच्चे के लिए लिखना बहुत आसान हो गया है, वो उसको बहुत अपने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ये जब स्थिति आती है तो इसके लिए जितनी भी बीटेक की पुस्तकें लिखी गई हैं अभी, और मेडिकल की पुस्तकें लिखी गई हैं, मेडिकल मध्य प्रदेश में और शायद उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी शायद हो रहा है, तो इसमें MBBS की पढ़ाई हो रही है। अब वो बच्चे जो मातृभाषा में अपना पढ़ रहे हैं, उनके लिए सब चीज़ों को समझना बहुत आसान हो रहा है। लेकिन जब मैं इसमें कहूँगा, क्योंकि 1 मिनट का टाइम है, मशीन को कभी भी आप अपना मास्टर मत बनाइए। आपने मशीन में यानी कि कोई भी चीज़ अनुवाद के लिए दी, गूगल को दी, या आप कंठस्थ एक अभी भारत सरकार और राजभाषा विभाग CDAC ने तैयार किया है, वो भी मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है। और आप किसी भी कोई भी टूल में अगर आप कोई भी चीज़ अपना मैटर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसने जो ट्रांसलेशन करके दिया है, तो उसको ये मत मानिए कि फाइनल है। आप ये मानिए कि मेरे असिस्टेंट ने मुझे काम करके दिया है और आप मास्टर हैं। आप मास्टर की तरह उसको चेक करिए, उसके अपने हिसाब से भाषा की समझ जो आपको है, उस भाषाई समझ से आपकी जो सांस्कृतिक समझ है, उसके हिसाब से उसको पूरा देखिए, चेक करिए, और उसके बाद तब उसको फाइनल कीजिए। जो मशीन कह रही है उसको कभी भी फाइनल, बिल्कुल 100% फाइनल मत मानिए, क्योंकि बड़े से हाउलर्स से लेकर के ब्लंडर्स तक मशीन कई बार करती है। क्योंकि मशीन क्या है, जो भी उसमें पहले डाटा है उसी के बेस पर आपको देगा। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मूवमेंट एक शब्द है, सामान्य बोलचाल में मूवमेंट कहेंगे तो आंदोलन हो जाता है मूवमेंट, और इसको मैं अगर आपको कहूँ साइंस में तो वहाँ गति हो जाता है, और मूवमेंट ऑफ फाइल कहता हूँ मैं ऑफिस में, तो वो फाइलों का संचलन हो जाता है। तीनों एक ही चीज़ है, मूवमेंट है। तो मूवमेंट में हो सकता है कि उसके पास सिस्टम में अगर मूवमेंट का एक गति ही एक होगा तो वो गति ही देगा। मूवमेंट के उसके बाद जितने सारे ऑप्शन होंगे, और आज AI जितना जिस आधार पर LLM के आधार पर आपके शब्दों को ढूंढ करके वाक्यों में उसको फिट करके दे रहा है, तो अब कुछ हद तक 60 से 70% या 80% तक अनुवाद हमको सरल वाक्यों का, सिंपल वाक्यों का मिल रहा है। बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे वक्ता डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी का आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने जिस तरह से अनुवाद और तकनीक को क्षेत्र में हमें कुछ विचार अपने साझा किए। इस सत्र में कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, आकस्मिक परिवर्तन हुए हैं। हमारी एक वक्ता जो कि दर्शनी प्रिय जी हैं, उनका नाम यहाँ पर है क्योंकि काफ़ी समय बाद अभी मुझे जानकारी मिली है, तो मात्र 2 मिनट हम उन्हें सुनेंगे। सामने आप एक सुंदर सी प्रस्तुति देख रहे हैं, आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नमस्कार,
मुझे केवल 2 मिनट का समय मिला है और मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगी, बहुत सारी बातें रह जाएंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लगातार एआई की चर्चा कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चर्चा कर रहे हैं और तकनीकी की भी चर्चा कर रहे हैं अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में। अनुवाद में जब हम या भाषा में जब हम तकनीकी की बात करते हैं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तभी हम भाषा की सहजता को रोक देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं। तो क्योंकि भाषा की जो एआई जो है, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, बेसिकली भाषा की प्रतिबद्धता को न केवल रोकती है, अपितु मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही गहन मनन चिंतन के बाद तैयार की गई भाषा है। और निश्चित ही इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है पेई, उनका विचार इस संदर्भ में बहुत दृष्टव्य है कि भाषा, जो कृत्रिम भाषा है, वो विचार विनिमय के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए तैयार की जाती है और संभवतः किसी विशेष व्यापार समूह को लाभ पहुंचाने के लिए कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे एआई की, मेरे पास बहुत कम समय है। आज मैंने भाषणी टूल को लेकर अपना एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया था, बट चूंकि अंतिम समय में मुझे ये सूचना दी गई कि केवल 2 मिनट है। पिछले दिनों 2022 की अगर हम बात करें तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में एक समिट हुआ था, डिजिटल समिट, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की लॉन्चिंग की थी जो बहुत ही प्रभावी थी। भाषा को सरल, समावेशी और सहज बनाने के लिहाज से भाषणी टूल का लॉन्चिंग किया गया था। और भाषणी टूल न केवल भाषा को रियल टाइम में कन्वर्ट कर रही है, अपितु मैं कहूँगी कि 3 तरह से, यानी 3 अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों से ये भाषा पे काम कर रही है। और इसका सबसे सशक्त उदाहरण हमने काशी तमिल संगमम में देखा पिछले दिनों। शायद हमारे यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं जिन्होंने इसका एक अनूठा अनुभव प्राप्त किया होगा। प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे थे और नीचे जो काशी में आए हुए तमिल प्रदेश या तमिल भूभाग से आए हुए लोग थे, श्रोता थे, वो रियल टाइम में उनकी भाषा को कन्वर्ट करके सुन पा रहे थे। तो यह है भाषा का विस्तार और यह है तकनीकी का विस्तार जो भाषणी ने एआई टूल के माध्यम से, रियल टाइम ट्रांसलेशन के माध्यम से सबके लिए त्वरित रूप से मुहैया कराया है। तो भाषणी काम कैसे करती है, मैं इसको थोड़ा सा बताऊं। भाषणी का जो डेवलपमेंट किया गया है, बेसिकली मुख्य रूप से इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है, उनके सहयोग से सीडैक निश्चित ही इस पर काम कर रही है। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग भी इसे अपने टूल के रूप में लगातार अपना रहे हैं। और कई मंत्रालयों में भी इसकी व्यवस्था की गई है कि भाषणी को न केवल भाषा के एआई रूपांतरण के तौर पे, बल्कि हम रियल टाइम कई सारी भाषाओं को भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। भारत की लगभग 14 अभी भाषाएं हैं जो भाषणी के अंतर्गत आ चुकी हैं। अभी और कई सारी भाषाओं पे काम चल रहा है। और भाषणी 3 तरीके से काम करती है मूलतः। जब आप बोलते हैं तो ये रियल टाइम ट्रांसलेशन करती है, साथ साथ आपके टेक्स्ट को भी, अगर आप कुछ लिख कर दे रहे हैं इसको कुछ इनपुट, तो भी वो ट्रांसलेशन करती है। साथ साथ आपके सुनकर, मतलब आपके विचारों को भी सुनकर, अगर आपने एआई टूल को अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में डाउनलोड किया हुआ है या उसको सेटिंग पैटर्न में जाके देखा है, तो आप देखेंगे कि भाषणी 3 तरीके से काम करती है। अगर आप बोल रहे हैं तो भी, कुछ सुना रहे हैं एआई को तो भी, और कुछ लिख रहे हैं तो भी। तो इस तरह से भाषणी का काम भाषणी ने आसान कर दिया है हमारी जो विचार विनिमय की भाषा है, अनुवाद की भाषा है। इसके डिजिटल, मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारतीय भाषाओं में संचार को सरल बनाने के लिहाज से भाषणी का एक उस तरह से किया गया। भाषणी जो है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि वित्तीय जो लेन देन हमारे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनको सशक्त बनाने के लिहाज से भी भाषणी का, और भारतीय भाषाओं को, ये 22 से भी अधिक भाषाओं में अभी इस पर काम चल रहा है। तमिल, बंगाली, ये सब तो मूल रूप से भाषाएं हैं जिस पे काम किया गया है। शायद मेरे पास वक्त कम है। तो भाषणी का इतिहास तो ये है कि मैंने जैसा बताया कि 2022 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक परिकल्पना की। जी, 1 मिनट का वक्त है तो मुझे बहुत कुछ नहीं, बस भाषणी के बारे में हम युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि आप जब घर जाएं तो भाषणी टूल को ज़रूर अपने फ़ोन में या ऐप के थ्रू लॉन्च करें और आप ये देखें टेक्स्ट टू टेक्स्ट स्पीच के ज़रिए कि क्या भाषणी आपको मूलानुवाद दे रहा है, क्या वो कंप्लीट टेक्स्ट के ज़रिए वो पूर्णतः अनुवाद आप तक पहुंचा रहा है कि नहीं। वो देखिए, मैंने आपको 3 तरीके से इसका बताया है। फीचर ये ऑप्टिकल इमेज को भी ट्रांसलेट करता है कई बार, जैसा कि सर हमारे बता रहे थे मुख्य वक्ता कि ऑप्टिकल इमेज पे भी काम चल रहा है। बट भाषणी टूल एक ऐसा टूल है जो ऑप्टिकल इमेज को भी कन्वर्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस पर लगातार प्रयास भी जारी है। साथ साथ ये इंफॉर्मेशन बेस्ड टूल है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे काम कर रहा है। डाउनलोडिंग किए
मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण जी का बजट भाषण अगर पिछले दिनों किसी ने सुना होगा तो शायद उनको ये जानकारी होगी कि उन्होंने अपना समूचा भाषण संसद में AI टूल यानी भाषणी टूल के माध्यम से अन्य भाषाओं में रूपांतरित किया था। तो एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी भाषणी टूल को जब पूरा का पूरा बजट जो है रूपांतरित किया गया। मैंने जैसा कि बताया कि भाषणी क्या करती है, भाषणी टूल वित्तीय सशक्तिकरण का काम कर रही है, सांस्कृतिक संरक्षण का काम कर रही है, शिक्षा और शिक्षा साथ साथ प्रशिक्षण, बहुआयामी भाषा के विस्तार के लिए भी ये काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात डिजिटल, हम जहाँ डिजिटलीकरण की बात कर रहे हैं, सर ने अभी कहा कि अभी कंठस्थ टूल पे बहुत काम चल रहा है और गृह मंत्रालय ने इस पर लगातार कई सारी कार्यशालाएँ आयोजित की है, करवा रही हैं, अलग अलग मंत्रालयों के सहयोग से भी इस पर काम हो रहा है। कंठस्थ और भाषणी को लेकर एक खास तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विस्तारित किया जा रहा है ताकि जो जितनी बाधाएं हैं भाषा को लेकर वो तत्काल प्रभाव से खत्म हो। हालांकि इस पे बहुत सारी चीज़ें, मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही आप भाषा को कृत्रिमता का नाम देते हैं उसकी सहजता को आप खत्म करते हैं। तो इस तरह से भाषणी अपना काम कर रही है। युवाओं के लिए ये टूल बहुत मुफीद साबित होने वाली है, हो चुकी है और इस पे आने वाले समय में और कई सारी भाषाओं को, चूँकि हमारे पास समय नहीं है और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।